यस गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन करिए सब। बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हो आजकल, क्या बात है। सारा स्टेप्स जो हम लोग कल पढ़े थे ध्यान में है? 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हो एक एक करके। मैम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। सेकंड पार्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। ओके ठीक है। रिसर्च एंड मोटिव। रिसर्च मोटिव, मोटिव नहीं बोलेंगे तो खैर ऑब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव वर्ड होगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस बोल सकते हैं उसको। ठीक है। और बताइए। और कैमरा ऑन करके बताओ ना जरा, मुझे भी दिखाई दे कौन क्या बोल रहा है। आदित्य कैमरा ऑन करिए। मेथड कौन सी यूज कैमरा करें? कैमरा ऑन करके सिंपल बोलो ना, रिसर्च क्या यूज करा था। कैमरा ऑन करके बोलो क्या बोल रहे हो। प्रत्युष, अदिति, अजीत। 5 मिनट में करते हैं मैम कैमरा ऑन, 5 मिनट बाद। करिए जल्दी थोड़ा करिए, बैठ के रेडी रहना चाहिए तुम लोगों को। चलो बताओ सोनाली। अच्छा सोनल तुम बताओ, what are the steps we have to follow in descriptive research? What are the steps? यस मैम। क्या steps थे? What are the steps we have to follow in descriptive research? मैम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मैम मैम भूल गए। कल ही तो किए थे हम लोग। सही याद है? सारा मैम। स्टेप्स गायब है। अरे ऐसा कैसे हो रहा है? बोलो बोलो, ऐसा कैसे हो रहा है? नई आइडिया है। 2-3 स्टेप तो, 2 स्टेप तो अभी जस्ट बताया है इसने। कौन है? रोल नंबर 25। अभी जस्ट बताया है। तुम कहाँ थी? बताओ। मैम फर्स्ट 2 पहले ही बता दिया है वो हाँ तो ऑब्जेक्टिव, और फोर्थ में हो सकता है डेटा एनालिसिस होगा। फोर्थ में डेटा एनालिसिस होगा। यस मैम, जो भी डेटा होगा तभी तो डिस्क्रिप्टिव में आइडेंटिफाई करेंगे, सारा चीज रिसर्च करेंगे। प्रोजेक्टिव प्रोजेक्टिव टेक्निक क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, और वो मेथड है स्टडी का। प्रोजेक्टिव टेक्निक फेस टू फेस इंटरव्यू, सॉरी फेस टू फेस नहीं, डेप्थ इंटरव्यू था, फोकस ग्रुप था, वो सारा आता है क्वालिटेटिव रिसर्च में।
मैम चलो। वो याद करता हूँ। वो याद है। चलो ठीक है, देखो एक बार क्या तुम लोग याद करोगे ना। सबको याद करना पड़ता है, तुम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पहला स्टेप था इंट्रोडक्शन। सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक यू आर गोइंग टू स्टडी, या फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, इंट्रोडक्शन दीजिएगा, जहां से आप रिसर्च करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं, जितना भी आपको ये चीज आपके दिमाग में कैसे आया, उसका पूरे टॉपिक का पूरा डिस्क्रिप्शन दोगे। दूसरे स्टेप में आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। एम ऑफ द रिसर्च बोलो या फिर ऑब्जेक्टिव वर्ड सबसे सही है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, तो तुम इस रिसर्च से क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या ढूंढना चाहते हो, क्या फैशन ऑफ रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, और तुमको ये फाइंड करना है। ये सेकेंड स्टेप में आता है। वैसे कहा जाए तो फॉर्मली ये सेकेंड स्टेप में आपको पेपर वाइज लिखिएगा तो दिख रहा है, बट दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप कि आप ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करें। यही से रिसर्च के टर्म में आप आ ही रहे हैं। थर्ड है डिटरमाइनिंग द ग्रुप, डिटरमाइनिंग योर ग्रुप सैंपल या फिर सैंपल ग्रुप जो भी है। मतलब यहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन आपको क्या स्टडी करना है और कैसे सैंपल्स लेना है, ये देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी पे आपका पूरा का पूरा रिसर्च की ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। आप डेटा कैसा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हो, इसी पे डिपेंड करता है कि आपका जो रिसर्च होगा वो कितना रिलायबल होगा। ठीक है। सो रिसर्चिंग एंड डिटरमाइनिंग द सैंपल ग्रुप, ये है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में है मेथोडोलॉजी, जिसके लिए मैंने 4-5 स्टेप बताया था। ये याद है सोनल? मेथोडोलॉजी को मैंने 3-4 पार्ट में डिवाइड कराया था। बताइए जरा। मैम क्वेश्चन एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन आयर। हाँ सोनल बताओ क्या बोल रही हो, इसमें क्वेश्चन आयर तो नहीं था? क्वेश्चन आयर से डेटा कलेक्ट करने की बात कर रहे हो ना, यही ना? यस मैम। ठीक है, और बोलो। चलो ठीक है, क्वेश्चन आयर को हम मान भी ले, तो आगे। मैम मेथोडोलॉजी में ये हो सकता है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, ये सब तो नहीं आता। मतलब इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा मेथोडोलॉजी में, बट ये चीज तो है नहीं कि आप इसको उसमें डालेंगे। मतलब अगर आप मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या उसका एडवांटेजेस है, क्या उसका डिसएडवांटेजेस है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना काम करेंगे। ठीक, बताओ। और कोई? अजीत, अजीत बताइए जरा आप। एक सेकंड।
एनालाइज करेंगे। फिर से बोलो तो तुम क्या क्या बोल रहे हो अजीत? जैसे फर्स्ट स्टेप में मेथोडोलॉजी में ये होगा कि पहले तो लोगों से कांटेक्ट करेंगे उस एरियाज में जहाँ पे मुझे हाँ, ये एनालाइज करना है। फिर ठीक है। वहां से जो एक्सपीरियंस लोग होंगे, जो एक्सपीरियंस हो गए या देखो नॉन इसमें एक्सपीरियंस, मेथोडोलॉजी के, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ना, एक्सपीरियंस लोगों की बात कर रहे हैं, फील्ड वर्क की बात कर रहे हैं, तो वहां से डेटा कलेक्शन मेथड हुआ। मेथोडोलॉजी जो टर्म आता है उसमें डेटा कलेक्शन से लेके और भी प्रेजेंटेशन टेबुलेशन वाला फैक्ट्स भी आता है। मैम तो पहले मतलब डेटा जब कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ही ना प्रेजेंटेशंस करेंगे मैम। हाँ, ठीक है। जब हमारे पास डेटा तो डेटा आ कलेक्शन जाएगा, करोगे कैसे? डेटा कलेक्शन कैसे करोगे? पहले तो कलेक्शन करने के लिए उस एरियाज में जाना पड़ेगा ना मैम, वहां से सारे लोगों से कांटेक्ट करने पड़ेंगे, चाहे वो ईमेल के थ्रू कीजिए, चाहे फिर आप डायरेक्टली फेस टू फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चन आएगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्या फिर? मैम देखिए, वो डेटा कलेक्शन ये तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर देखा जाए तो फेस टू फेस हो जाएगा, जहाँ पर आप जाकर फेस टू फेस कनेक्ट करके उनसे डेटा ले सकते हैं। इनडायरेक्ट में आप मेल वगैरह थ्रू उससे कनेक्ट करके। ठीक है, और कुछ जो ऐड करना चाहो? उसके बाद उस जितने भी डेटा होंगे उसके प्रेजेंटेशंस को फिर प्रिपेयर किए जाएंगे। आवाज फिर भी आ रहा है। यस मैम, और फिर प्रिपरेशन करके वो जो भी आपके पास डेटा प्रिपरेशन करके फिर उसके बाद उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव के लिए एनालाइज करेंगे उस डेटा का कि क्या वो हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, एनालाइज करेंगे वो हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं। इस प्रोसेस को एनालाइज करना नहीं बोलते हैं, डेटा के फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स को निकालना एनालाइज करना बोलते हैं ना। यस वो मैम, तो जैसे कि पहले जो से भी हमारा, हाँ, जैसे कि हमारे पास जो डेटा ऑब्जेक्टिव हमारे होगा। लिए कंफर्मेबल है या नहीं ये देखना हमारा काम है ना पहले, तो वो तो हम पहले ही चेक कर चुके होंगे, अदरवाइज फिर हम इतना कुछ करेंगे ही क्यों? नहीं, एक्चुअली जैसे कि हमारे पास जो भी हम जिस एरिया में डेटा ले रहे हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस होगा या फिर कुछ नॉन एक्सपीरियंस भी होंगे फेस टू फेस में, जो हमारे पास जो डेटा आएंगे सबके थोड़ा तो वेरिएशन तो होगा ही नहीं मैम। ठीक है, उस वेरिएशन से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग निकालेंगे, ठीक है, और उस फैक्ट्स पे अकॉर्डिंग टू हम लोग को फिर अपना जो कंक्लूजन होगा उसका कंक्लूजन प्रिपेयर करेंगे, और कंक्लूजन प्रिपेयर करके फिर पीपीटी से रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का तो खैर बात ही नहीं आता है इसमें, कंक्लूजन की बात आती है, रिजल्ट्स और कंक्लूजन की बात आती है। यस मैम, तो मेथोडोलॉजी में तुम एक्सप्लेन क्या करोगे मुझे ये बताओ बस। अगर मेथोडोलॉजी एक सेक्शन डिवाइडेड है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें आपको मेथोडोलॉजी को डिस्क्राइब करना है, देन आप क्या पार्ट सिर्फ उसमें इंक्लूड करेंगे? बस ये बताओ। एनालिसिस हम करेंगे, कंक्लूजन भी निकालेंगे, डिसीजन पे भी जाएंगे, सब कुछ ठीक है, बट मेथोडोलॉजी सेक्शन अगर प्री डिफाइंड सेक्शन है, लाइक इंट्रोडक्शन एक सेक्शन डिफाइंड है, तो उसमें हम क्या देंगे? इंट्रोडक्शन ही देंगे ना, जितना भी डिटेल इंट्रोडक्शन देना हो हमें। सिमिलरली मेथोडोलॉजी अगर एक सेक्शन डिफाइंड है तो फिर उसमें बस डिफाइन क्या करेंगे? आपने जो बताया वो पूरा का पूरा प्रोसेस है, हम सिर्फ ये पूछ रहे मेथोडोलॉजी हैं। एक प्रोसेस हाँ, हो जाएगा मैम, जस्ट लाइक अ प्रोसेस, जहां आप अब कंक्लूजन निकालते हो किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए। दैट इज मेथोडोलॉजी। यस मैम, जस्ट लाइक अ प्रोसेस मेथोडोलॉजी जहां इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू हैव टू वर्क। वर्क। ठीक है, सो वो प्रोसेस में आप डिस्क्राइब करोगे ना कुछ टर्म्स? यस मैम, वो टर्म है। हाँ, लाइक वही चीज पूछना है मुझे। तो टर्म है तो आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी में आ जाएगा? ऐसे तो नहीं ऑब्जेक्टिव आएगा, तुम पहले ही डिसाइड कर पहले लोगे ही ना। डिसाइड हो चुका है। यस, तो फिर मेथोडोलॉजी में क्या आएगा? चलो तुम बताओ तो, सत्यम। बताओ सत्यम।
मेथोडोलॉजी में मैम आपने पहले भी बताया हुआ है बोलो में क्या? कि अपना अपना तरीका है मैम किसी भी रिसर्च को एक्सप्लोर करने का। हम लोग चाहे तो क्वेश्चन आयर्स बनाकर अपने पूरे रिसर्च को तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी ये सेकेंडरी डाटा से अपने रिसर्च को ये रिसर्च कर सकते हैं सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल करके। हाँ, या फिर फोकस ग्रुप वगैरह मैम, फोकस ग्रुप तैयार कर सकते हैं मैम हर सेक्टर के लिए। मैम तो ये भी तो वही कर रहा है ना, जो एक्सपीरियंस लोगों से कनेक्ट कर रहा है, उसके सर्वेज को लेकर यूटिलाइज अच्छा कर एक रहा है। बात बताओ, हमेशा मेथोडोलॉजी में एक्सपीरियंस लोगों का सर्वे की बात होती है, तुम क्या क्या काम करोगे? जस्ट उसका स्केलेटन प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज मेथोडोलॉजी, दैट्स इट। यस मैम। आप उसका स्केलेटन प्रिपेयर कर रहे हैं। अब स्केलेटन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? पहला स्टेप, या तो जो भी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन हो उसके लिए क्वेश्चनायर की जरूरत है क्या? if you have to collect data in descriptive mode, तो मुझे ये बताओ क्या उसके लिए क्वेश्चनायर की जरूरत है? नो मैम। नहीं है। डिस्क्रिप्टिव डेटा के लिए क्वेश्चनायर की जरूरत नहीं है। और कोई बता सकता है? मैम है ना, डिस्क्रिप्टिव डेटा के लिए भी मैम? क्वेश्चनर की जरूरत है, बिल्कुल। मैम एक क्वेश्चन सेट होगा तभी तो हम उस पे सेकेंडरी डाटा लेंगे। कुछ भी काम डेटा उसे लेना कलेक्ट है। करने के लिए मैम आपको तो फेस पहले ही तो हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चनर पहले से तो पता चल ही जाता है, इंट्रोडक्शन तो ऑब्जेक्टिव तो पहले ही आइडेंटिफाइड है हमारे पास कि हमको ये कलेक्ट करने हैं। ऑब्जेक्टिव में ये डिफाइन होता है कि क्या कलेक्ट करना है। कल के क्लास में तुम थे? नो मैम। ऑब्जेक्टिव में ये पता होता है कि हमें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन किसका चाहिए, आंसर किस क्वेश्चन का चाहिए, वो क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में डिफाइन करेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर गेन करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चनायर के थ्रू मिलेगा। और यहाँ पे कभी भी हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चनायर प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाहे हम वो फेस टू फेस रिसर्च करें, टेलीफोनिक इंटरव्यू करें, जो भी तरीका से करें, क्वेश्चनायर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना है तो बिना क्वेश्चनायर के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चनायर प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चनायर को जाके फिल आप खुद करिए, या किसी को मेल करिए, या फिर आप कॉल करके पूछिए और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स के हिसाब से टिक मार्क करते चले जाइए, जो करिए, लेकिन आपको आंसर पूरे सेट ऑफ क्वेश्चन का देना पड़ेगा। और उस क्वेश्चनायर के सारे आंसर्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव डेटा की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी मैटर करता है या नहीं? ये बताओ, क्वांटिटी मैटर करता है या नहीं? जब भी डिस्क्रिप्टिव डेटा की बात होगी तो क्वांटिटी मैटर करेगा, और क्वांटिटी मैटर करेगा तो क्वांटिटी मेजर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, डेटा का डिटेल नॉलेज चाहिए। ये डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने लिखा भी था सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए। उस क्वेश्चनायर का आंसर तुम जिस भी तरीके से फिलअप करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेस टू फेस इंटरव्यू लेके करो, मेल करके करो, फोन करके करो, पेपर दो, फिलअप करे, वापस से लो, जो तरीके से करो, बट यू हैव टू आंसर इट। ठीक है, तो क्वेश्चनायर का आंसर हमें चाहिए होगा। ये पहला स्टेप होगा ऑफ मेथडोलॉजी को 3-4 पार्ट में मैंने डिवाइड था। पहला मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, जो कि क्वेश्चनायर मेथड हो, मेल क्वेश्चनायर मेथड हो, फेस टू फेस इंटरव्यू हो, जो भी तरीका हो, आप डेटा कलेक्शन के लिए पहला मेथडोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा मेथडोलॉजी क्या हो जाएगा? डेटा कलेक्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा बताओ? कल बताए थे जो भी लोग कल के क्लास में थे,
अजीत ये चीज समझ में आया? अजीत ये चीज समझ में आया? Analyzing the यस मैम। हाँ, दूसरा पार्ट क्या है बताओ? दूसरा, जब डेटा कलेक्ट कर लिए अब क्या करेंगे? एनालाइजिंग करेंगे मैम। एक ही बार एनालाइजिंग पे पहुंच जाओगे? डेटा अलग अलग पेज में आया है, 50 जगह से, 1000 जगह से, उसका टेबुलेशन बिना किए एनालिसिस पे पहुंच जाओगे? हाँ, नो मैम। तो यू हैव टू टेबुलेट इट। रिप्रेजेंटेशन पे का फैक्टर आता है, बताओ हाँ या नहीं? जी। उसके बाद सारा टेबुलेशन करने के बाद कुछ ग्राफिकल, मैंने बताया था, परसेंटेज एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, कोई भी मेथड जिससे तुम एनालिसिस करने वाले हो, एनालिसिस करोगे, वो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेथोडोलॉजी। एनालिसिस मेथोडोलॉजी के पार्ट में आता है कि आप किस मेथोडोलॉजी से एनालिसिस करेंगे, लेकिन अगर डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं एक्चुअल में, तो वो नेक्स्ट पार्ट में चला जाता है। मेथोडोलॉजी में आप बताएंगे कि आप कौन सा मेथड ऑफ एनालिसिस इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मेथोडोलॉजी में डेटा कलेक्शन का मेथड आएगा, डेटा टैबुलेशन का मेथड आएगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन का मेथड आएगा, उसके बाद डेटा के एनालिसिस का मेथड डिस्क्राइब करोगे। ये सारा डिस्क्रिप्शन देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो डेटा को एनालाइज करोगे, वो एक्चुअल एनालिसिस ऑफ डेटा होगा। लेकिन यहाँ पे मेथोडोलॉजी में आप बताएंगे किस मेथड से आप एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है? अगर आप कोरिलेशन एनालिसिस करने वाले हैं, आप कोरिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई दिखाने वाले हैं और उसके रिलेशन का डिस्क्रिप्शन एनालिसिस में करने वाले हैं, तो आपको मेथोडोलॉजी में लिखना पड़ेगा वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड, कोरिलेशन एनालिसिस मेथड, फॉर द एनालिसिस पर्पस। और यहाँ पे कोरिलेशन का फॉर्मूला, टर्म्स, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा जो बताएगा कि आप कोरिलेशन एनालिसिस का मेथड एक है जो अप्लाई करने वाले हो एनालिसिस में। तो मेथोडोलॉजी को इसीलिए 4 पार्ट में, 3-4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? क्या मेथड करने वाले हैं, क्या मेथड अप्लाई करने वाले हैं एनालिसिस के लिए, क्या मेथड अप्लाई करने वाले हैं डेटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्या मेथड अप्लाई करने वाले हैं डेटा के कलेक्शन के लिए, ये बताएंगे आप मेथोडोलॉजी में। उसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट को एनालिसिस आता है तो उसमें आप एनालिसिस करेंगे, वहां पे एनालिसिस का मेथड बताएंगे नहीं, लेकिन मेथोडोलॉजी में इंट्रोडक्शन देंगे कि आप उस मेथड का कैसे एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है? समझ आया ये चीज? एक ही बार एनालिसिस पे नहीं पहुंचोगे, ठीक है? बिट्टू, यस मैम। अजीत, यस मैम। एक ही बार एनालिसिस के मेथड पे नहीं पहुंच जाएंगे। एनालिसिस करना है हमें, बट हम उस मेथड पे पहुंचने, मतलब वहां पहुंचने के लिए हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा हम क्या क्या अपने स्टडी में इंक्लूड कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट आपका मेल, ये सब तो वही डेटा कलेक्शन का है। क्वेश्चनर को कवर नोट और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे डालेंगे ये वहां पे बताया था, ये भी याद है? सोनल, यस मैम। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? यस मैम, मतलब सबके अपने अपने ओपिनियन स्मॉल, क्लियर। क्लियर। कल एक एग्जांपल भी दिए थे, फाइन फॉर पार्किंग। अब वो सही था क्वेश्चन पूछना? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नहीं पूछा जा सकता है ना, क्योंकि वो क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो वैसे क्वेश्चंस को आप नहीं पूछ सकते जब आप रिसर्च में क्वेश्चनर में क्वेश्चंस डाल रहे हैं। मतलब ठीक। स्मॉल होना चाहिए, एकदम क्लियर क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए, उसका आंसर ऑब्जेक्टिव आंसर होना चाहिए, ओके। डिस्क्रिप्टिव आंसर भी नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आंसर होना चाहिए। तुम पढ़ते हो कॉलेज, तुम पढ़ते हो हाँ या नहीं, मतलब हाँ या तो आंसर हाँ आए या तो नहीं आए, बीच में नहीं आए कि हाँ पढ़ भी रहे, ये कर रहे, कुछ कंफ्यूजिंग आंसर नहीं हो और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी नहीं हो। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स जो भी बता दिए थे, चलो ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, लेस ऑप्टिमम डेज हमें नहीं देना है ना। स्ट्रक्चर्ड, पुअरली रिटन और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नहीं देना है, नहीं पूछना है। रिसिपेंट्स को पार्टिसिपेंट में कन्वर्ट करना है,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके ही सर्वे करना है, ये इतना पोर्शन था हम लोगों का। उसके बाद एक सर्वे का दिया है पूरा स्ट्रक्चर, किस तरह का सर्वे होता है, सर्वे में आपको क्या क्या क्वेश्चंस कैसे फाइनलाइज करना है, सैंपल का क्या डिजाइन होगा, क्वेश्चन रिसर्च ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है, डिजाइन ऑफ द सैंपल प्रिपेयर करना है, फिर सैंपल्स ड्रॉ करना है। उसके बाद साथ साथ सैंपल्स ड्रॉ करने के लिए आपको इधर उससे पहले क्वेश्चनायर का डिजाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चनायर डिजाइन करने के बाद इसी को फील्ड वर्क के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सैंपल्स ड्रॉ करने के लिए। और ये सैंपल्स ड्रॉ करने के लिए जो क्वेश्चनायर बनाए हो, अगर मेल क्वेश्चनायर मेथड अप्लाई कर रहे हो तो क्वेश्चंस मेल करोगे, रिमाइंडर दोगे, रिमाइंडर भी टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कल रिमाइंडर दिया फिर आज एक रिमाइंडर आज भी डाल रहे हैं, वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फील्ड वर्क में ही आपका मेल क्वेश्चन आया आता है, क्वेश्चन मेल करके पूछिए, आप खुद जाके पूछिए, जो भी तरीका हो, तो आपको डेटा कलेक्शन करना है। और ये डेटा कलेक्शन जो कर रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग सैंपल्स। ठीक है, अब उसके बाद जब ये सब डेटा आपको मिल जाएगा, देन क्लीन एंड प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस। जो डेटा मिला है, जो 10, 50, 100, 1000 जितना भी पेपर्स में रिस्पॉन्स मिला है, जितने भी मेल्स में आपको रिस्पॉन्स मिले हैं, उन सब रिस्पॉन्स का एक मास्टर चार्ट बनाओगे। इसी को क्लीनिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, क्लीनिंग एंड प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस। एक मास्टर चार्ट बनाओगे, उस मास्टर चार्ट के बेसिस पे आगे फर्दर एनालिसिस करोगे। फिर रिपोर्टिंग फेज में आ गए, जो भी तुमने चार्ट बनाया, एनालिसिस किया, उसके बाद उसका रिपोर्ट कि उस स्टडी में क्या पाया गया है, क्या रिजल्ट्स है, उसका क्या कंक्लूजन है। सो फाइनली इसका रिपोर्ट फिर बाद में बनाएंगे, हमने ये स्टडी किया, ऐसा ऐसा मेथड अप्लाई किया, ये सब कुछ किया, तो रिजल्ट्स ऐसा कुछ आया है। सो दिस इज द रिपोर्ट फेज। ठीक है, सो अब ये फाइनली यहाँ आके खत्म होता है। तो देख लो यहाँ जरा ध्यान से कि अगर आप थोड़ा ध्यान से इस टाइम को जरा ध्यान से देखिएगा, इधर जो वीक लिखा है। सो 1 से 5 वीक हम लोगों को इतना काम करने में लगता है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को फाइनलाइज करने से सैंपल्स ड्रॉ करने की स्टेज तक पहुंचने में। फिर जब हम फील्ड वर्क वाले सेक्शन में आते हैं तो हमें 7 से 8, 11 वीक लगता है। नेक्स्ट 12 to 14 वीक लग रहा है आपको डेटा प्रिपेयर करने में, एनालिसिस करने में, और 3-4 वीक लग रहा है रिपोर्ट तक के पहुंचने में। ये बनाने के बाद भी इसमें करेक्शन और बहुत कुछ होता है, तब जाके फाइनल आता है। 18 वीक का मतलब कितना हुआ, कितना दिन, कितना मंथ? 4 months 2 week। हाँ, तो मिनिमम इतना समय लगेगा। मैम तो इक्वेशन आने में पूरा डेटा इस तरह का बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, मैथोडोलॉजी का ये पूरा प्रोसेस है, इस तरह का ही बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ये बता, वैसा समझने के लिए बनाया गया है, ऐसा बनाने का जरूरत नहीं। अगर प्रोटोटाइप कहीं पूछता है तो फिर रखो यार कि किस तरह से करते हैं, लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन के आंसर में बनाने की जरूरत नहीं है। किस तरह से किया जाता है उस फेज को समझने के लिए ये है। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन है, बोलो। आपने बताया था ना कि रिसिपिएंट्स को पार्टिसिपेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे? कैसे मतलब, अपने क्वेश्चंस का तरीका जो रखोगे उसको पोलाइट रखोगे। जिस तरह से तुम क्वेश्चंस पूछोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो क्योंकि आप कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं उससे जो मैक्सिमम लोग देना नहीं चाहते। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस इस तरह से पूछिए कि आपके रिसर्च का मतलब, आप जो स्टडी, आप एक स्टडी कर रहे हैं नॉर्मल, ये बताइए पहले, उससे ये बेनिफिट हो सकता है, और उसके लिए आपका ऑनेस्ट रिस्पॉन्स हमें चाहिए फॉर दिस पर्पस। या फिर आप उनको इस तरह से कन्वे करो, क्योंकि बहुत लोगों के पास, पहले देखो प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों, किस वजह से अगर इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता तो क्यों नहीं देना चाहता, इस चीज को समझिए। अगर वो लैक ऑफ टाइम की वजह से नहीं देना चाहता है,
तो आप उसको शॉर्ट टाइम में बहुत एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है उसका बेनिफिट, ठीक है, वो चीज उसको समझाने की कोशिश करो। कभी कभी होता है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है इस वजह से नहीं देना चाहता है रिस्पॉन्स, तो उसको में इंटरेस्ट क्रिएट करो, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम सामने वाले की है जिस वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता है रेसिपेंट्स, तो उसको पार्टिसिपेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, उसको इंटरेस्ट आए। क्वेश्चंस हो सकता है तुम्हारा वे ऑफ क्वेश्चन हो जिसकी वजह से वो आंसर नहीं करना चाहे, तो आप अपने वे ऑफ क्वेश्चन को बदलिए, ठीक है। तो ये सब चीज करने से उसको आप रेसिपेंट्स को पार्टिसिपेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही किया जा सकता है, यहाँ पे आप कंपल्सन नहीं डाल सकते। यस मैम, इसको मनाना पड़ेगा ना। हाँ बनाना पड़ेगा, बट डायरेक्टली जैसे भी है इंफॉर्मेशन गेन करने के। यस मैम। हाँ ठीक है, और कुछ बताओ। ठीक है, और कुछ और सवाल बताओ, बताओ कुछ और भी क्वेश्चन होना चाहिए ना दिमाग में आए तो। और कोई किसी के पास कुछ क्वेश्चन नहीं है? जब तक तुम लोग ना खुद पूछते हो ना हम पूछते हैं तो बताते हो, ये क्या है? एक्चुअली सब सोच रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे हैं। वही तो सोच, तू तो पहले ही सोच लेना चाहिए क्या क्वेश्चन पूछे, ये भी सोचना पड़ेगा। तुम लोग सोचते ही नहीं हो, यही प्रॉब्लम है। बुक भी नहीं है ना मैम। सही पीडीएफ बात। होगा भाई, पीडीएफ होगा भाई। चलो ठीक है, इतने में कंफ्यूजन नहीं है ना अभी भी? नो मैम, कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक अभी। चलिए ठीक है, ये भी अच्छी बात है। कुछ नया पता चले ना पते, कम से कम जो पता है उसमें कंफ्यूज ना हो। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है बता सकते हो कुछ भी? ऑब्जर्वेशन सत्यम बोलो कुछ। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है ये बताओ, छोड़ो हटाओ ये सब। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी चीज के बारे में देखना मत। जानना कब चाहेंगे, जानना कब चाहेंगे? किसी भी रिसर्च छोड़ दो, कुछ भी प्रोडक्ट, कुछ भी आप मार्केट में जो देख रहे हैं, नॉट मार्केट, नेचर में भी कुछ देख रहे हैं, उसके बारे में जानना कब चाहोगे? जब कब उसके बारे में इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट होगा मैं तब जब जानना चाहेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट है तभी जानना चाह रहे हैं, वो अलग बात है। उससे पहले का स्टेज? मैम जब जरूरत मैं होगी अगर मैम मुझे कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो हाँ। उसके पहले तो वो उसके बारे में पता करना पड़ेगा ना। अच्छा तुमको प्रोडक्ट लॉन्च क्यों करना है, चलो ये बताओ अगर ये बात है तो। क्योंकि बिजनेस कस्टमर करना के है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसलिए, या कस्ट, ठीक है बिजनेस करना है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर भी तुमने वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों चुना? कस्टमर के नीड में जिस कस्टमर एरिया का में नीड, सपोज जस्ट वहीं पे रुक जाओ। कस्टमर का नीड, तो कस्टमर का नीड तुमको कैसे समझ में आ गया?
ऑब्जर्व किए, 4 जगह देखे मैम कि ये भी यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, वहां भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्जर्व किए कि मैम बस ये प्रोडक्ट तो ज्यादा इस्तेमाल हो सारा रहा है। जो रिसर्च का की पॉइंट है, जहां से रिसर्चर सोचना शुरू करता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन आप जब कुछ देखेंगे जनरल लाइफ में, कहीं भी नेचर में, कुछ भी प्रोडक्ट एनालिसिस, मार्केट, एनीथिंग, वहां पे जब आप ऑब्जर्व अच्छा करते हैं, और आप जो आपका अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है बहुत, देन आप रिसर्च के लिए सोच सकते हैं। सो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक जो है, अब मुझे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक क्या हो गया? रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। क्या होगा ये? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक की बात करेंगे, देन क्या ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होगा? होगा मैम। जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, दैट इज ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। अब ये क्या होगा? इस रिसर्चर में क्या लिखा है? इन्वॉल्व्स द रिसर्चर और रिसर्चर्स मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आप एक्सप्रेस भी कर पाए ऐसे सिचुएशन में आपको। तो इसका बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, जिससे पता चल जाएगा कि आपको मोर और लेस एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपके रिसर्च का आंसर जो स्टडी करने के बाद तुमको मिलेगा वो किस तरह का आने वाला है। क्योंकि अगर तुम माइन्यूटली ऑब्जर्व किए हो तो तुम्हें फैशन ऑफ रिलेशनशिप पता चल जाएगा, और इससे बहुत हद तक फायदा मिलेगा। जो तुम रिसर्च के फाइंडिंग्स को बाद में लाने वाले हो, जो बाद में आने वाला है, उसका एक रफ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये मिल जाता है तो तुम अपने रिसर्च में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी ला सकते हो, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो, है ना? बताओ होगा या नहीं? लेकिन हाँ, कंडीशन है, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। पता चला आप और गलत डिसीजन पे ले आए। जो सही होने वाला था, सही पाथ पे जा रहा था रिसर्च, आप कुछ ऐसा ऑब्जर्व किए कि पूरा रिसर्च का डायरेक्शन ही बदल गया। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए। कुछ एरर टर्म भी इन्वॉल्व होता है, उस चीज को समझना भी पड़ता है। तो यही चीज यहाँ पे बताता है, देयर मे बी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च अप्रोच। ये क्या होता है? इसकी वजह से ऑब्जर्वेशंस आर यूजुअली फ्लेक्सिबल एंड डू नॉट नेसेसरली नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड अराउंड द हाइपोथेसिस। आप बहुत कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन देखेंगे जिसको हाइपोथेसिस या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं होगा, कुछ होगा जो उससे रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आप और जो ऑब्जर्वेशन है इससे बहुत सारा कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो कि बाद में आने वाला है, लेकिन एक रफ आइडिया तुमको मिल जाएगा कि इस तरह का ऑब्जर्वेशन है। जैसे मान लो 100 लोगों का तुमने इंटरव्यू लिया, उसमें से मान लो बहुत लोग थे जो एजुकेशन और एजुकेशनल लेवल की बात कर रहे थे, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड लोगों की बात कर रहे थे। तो जब हम ये चीज देंगे तो क्या होता है कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? जो देख रहे हैं कि एजुकेटेड है और अपना क्या बोला जाता है, हेल्थ कंडीशन भी उनका बेहतर है, तो यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन में लेते वक्त ही रफ आइडिया मिल गया ना। फाइंडिंग तो बाद में आएगा, रिजल्ट तो बाद में आएगा, लेकिन तुम यहाँ ऑब्जर्व ही कर रहे हो, तभी तुमको एक रफ आइडिया मिल गया कि तुम्हारी रिसर्च का डायरेक्शन किस तरफ से जाने वाला है, किस तरफ जाने वाला है एक्चुअल में। मैक्सिमम लोग इसको सपोर्ट करने वाले हैं, नहीं ये तो हो करने सकता है ना मैम। हाँ बोलो। जो ज्यादा एजुकेटेड हो गए या ज्यादा अगर हेल्दी हैं तो हाँ। ज्यादा प्रिकॉशंस लेते होंगे, ज्यादा ठीक है, तो मतलब कि उसी की बात तो हो रही है, इसी वजह से तो हेल्थ का इफेक्ट उस पे आ रहा है।
इसी वजह से तो एजुकेशन का इफेक्ट आ रहा है। तो दैट मीन्स health condition and education are interrelated. There is a correlation between education and health condition और living standard, जो भी इसमें बोल सकते हो। तो उससे पता चल जाएगा ना, there is a positive relation। जैसे जैसे एजुकेशनल लेवल लोगों का बढ़ता है, लिविंग जो है, जो प्रिकॉशन लेने का रेट कहा जाए, या फिर जिस क्या कहा जाए, जो इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने के लिए जिस तरह का अटेम्प्ट लेना चाहता है, ये भी हो सकता है। बहुत सारे केस में ये भी देखो कि ज्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं वो ज्यादा बीमार भी रहते हैं, कभी कभी ये भी दिखेगा तुमको, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल ऐसा होता है कि उसमें तुम क्लैरिफाई ही नहीं कर पाओगे एजुकेशन लेवल का पॉजिटिव इफेक्ट आया या नेगेटिव इफेक्ट आया, ये भी ज्यादा देखने को मिलेगा। टेम्परेचर को भी वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो ये भी यहाँ पे फैक्टर है, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो जाता है कि वो हेल्थ कंडीशन खराब हो जाएगा। तो वो जो भी है वो ऑब्जर्वेशन पे आपको, जब आप 50 लोगों का 100 लोगों का ऑब्जर्वेशन लिए तो आपको पता है मोर और लेस, तो डायरेक्शन ऑफ द स्टडी तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है ना। तो ये होगा कब जब आपका ऑब्जर्वेशन वैसा क्लियर हो तब, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन से हमें यही पता चल जाएगा कि हमें क्या स्टडी करना चाहिए। है ना अजीत? यस मैम। चलो ठीक है, इसी का हम लोग कुछ बेनिफिट उठाने वाले हैं, इसके लिए वही चीज बताया। हाँ, ये भी है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में, जो क्वेश्चन आप चाहते हैं पूछना या फिर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या वो सेंसिटिव टॉपिक है, क्या उसमें हम लोगों से ऑब्जर्वेशन तो हम देख लिए, ठीक है, ऐसे लोग ऐसा करते हैं, ये करते हैं, क्या सामने वाला इंफॉर्मेशन भी देना चाहेगा? अगर वो इंफॉर्मेशन देगा तो क्या वो बायस्ड होगा, क्या वो सही आंसर करेगा, है ना? बहुत सारा ऐसा मैम, क्वेश्चन होता है, सेंसिटिव वो तो क्वेश्चन। मिलने के बाद ही पता चलेगा मैम कि वो सही है या नहीं। मिलने के बाद पता चलेगा सही है नहीं है, तो तुम बहुत आराम से बोल रहे हो। मुझे ये बताओ जरा कि जब तुमसे क्वेश्चन हम पूछे तो तुमको बताना है इनकम का, ठीक है, तो तुम हो सकता है तुम अपनी बात करो, तो हो सकता है इनकम का तुम एग्जैक्ट आंसर दे दो, ठीक है। लेकिन जिसके घर में पता चला क्या है, रेड पड़ने वाला है, तो क्या वो इनकम का सही इंफॉर्मेशन देगा? नहीं देगा मैम। तो उसके लिए वो सेंसिटिव क्वेश्चन हो गया या नहीं? यस मैम। जो इमोशनल कंटेंट से रिलेटेड आंसर हो, क्या तुम डिप्रेस्ड हो सकता है तुम डिप्रेस्ड हो, इसको खुद अपने पे बनी ले, किसी एक पर्सन की बात करें, हो सकता है वो डिप्रेस्ड है, क्या वो बताना चाहेगा या नहीं चाहेगा ये उसकी मर्जी है ना। लेकिन जब भी हम इस तरह का सवाल किसी से भी पूछेंगे तो हम कहीं ना कहीं डाउट में होंगे कि उसका आंसर हमको सही मिलेगा या नहीं, क्योंकि इट इज अ सेंसिटिव क्वेश्चन और मैक्सिमम लोग हो सकता है इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे या आंसर देना ही नहीं चाहे। कुछ लोग सोसाइटी को बहुत, सपोज रिलीजन बेस्ड क्वेश्चन हो, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं, कुछ लोग एकदम कुछ नहीं, बस बीच में रहने वाले हैं, कुछ क्लियर आंसर ही नहीं करेंगे। क्या ये सेंसिटिव क्वेश्चन है? यस मैम, सेंसिटिव तो है। अब अगर क्वेश्चन सेंसिटिव होगा तो आपको ये सोचना पड़ेगा whether the respondents are comfortable with the question, they want to answer that question or not। क्योंकि आपको अगर यही जानना है कि सपोज रिलीजन बेस्ड अगर हम बोल दें कि रिलीजन का क्या इफेक्ट होता है हेल्थ कंडीशन, मेंटल कंडीशन पे, मेंटल हेल्थ पे, सपोज रिलीजन, अब बताओ ये सेंसिटिव टॉपिक है या नहीं, सेंसिटिव क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं, सामने वाला कभी भी एग्जैक्ट और करेक्ट बिना डरे, बिना समझे, बिना सोचे सही आंसर देगा? 90% केस में नहीं देगा। होगा या नहीं, या फिर आंसर दे या नहीं दे, ये सेंसिटिव तो है ना। हम एक्यूरेसी की बात गारंटी तो नहीं ले सकते इस क्वेश्चन में, ले सकते हैं। सो
आप ऑब्जर्व करें तब भी आपको ये सोचना पड़ेगा। आफ्टर ऑब्जर्वेशन ही आप डिसाइड कर पाएंगे हमें स्टडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सेंसिटिव है या नहीं ये चेक करो। जो फिनोमिना हम लोगों ने देखा या जिस चीज को हम जानना समझना चाहते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है या नहीं, ये सोचना पड़ेगा। डू यू हैव लॉट ऑफ टाइम और नॉट, क्योंकि रिसर्च में ऑब्वियसली बात है बहुत काफी टाइम लगने वाला है, तो उतना टाइम आपके पास है या नहीं। आप जो आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या आप उसके लिए श्योर है? ठीक है, सो इन सब चीजों को जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिसर्च, ये जब आप रिसर्च की बात सोच रहे हैं ना तभी आपके दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए कि रिसर्च जो हम करने वाले हैं, जो टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है जिसको हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ले रहे हैं, क्या वो सेंसिटिव है, क्या वो फिनोमिनल ऑब्जर्वेबल है, क्या उसके स्टडी और समझने के लिए उतना हम टाइम जितना चाहिए उतना हम दे सकते हैं। हम लोगों को जो आंसर चाहिए, जो कुछ हम फाइंड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। क्या हम उस चीज के लिए श्योर है उसका आंसर हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए हमें। ये सारा कुछ आता है जब आप रिसर्च का टॉपिक ऑब्जर्व कर रहे होते हो, जब तुमको पता करना है कि तुम्हें क्या करना है, तब ये चीजें आती है। ठीक है? यस जी, मैम। यस मैम। ये चीज होता है। तो ये सब कुछ सब जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि हर स्टेज को जो जो चीज तुम एक्सप्लेन करते हो ना, सिर्फ डेटा कलेक्शन, और डेटा कलेक्शन करने तो गए, जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ पूछ लिए सवाल, कुछ भी भर दिए, वैसे तो नहीं चलेगा, फिर तो तुम्हारा रिसर्च ही बेकार हो गया, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। और उस रिसर्च का फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाला है। तुम प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हो, इस कंपनी का प्रोडक्ट आपने ये चीज लॉन्च किया, तो ये ही लॉन्च क्यों किया? क्योंकि आपको उसके सेल की बात करनी है, आपको ये समझ, आपके हिसाब से उसका सेल ज्यादा हो रहा है, उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा, तो फिर आप उसको कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको उस रिसर्च का फायदा उठाना है, उस पर काम करना है, आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको केयरफुल होके ना वो टॉपिक स्टडी करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी सेंसिटिविटी को समझना पड़ेगा, है या नहीं? बताओ। यस मैम। ठीक है, इसी चीज को बस यहाँ जानते हैं। अब चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, क्वालिटेटिव हो, जो भी हो, सब में वही चीज आता है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मेरा थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. कनेक्ट ऑडियो